हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2025। तो आज जो एमपी पुलिस का जो ये आज पेपर लगा है उसका शिफ्ट वन का जो है एनालिसिस देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों तो उतने करा रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। और इसका सेकंड शिफ्ट का अभी शाम को हो जाएगा, तो उसका भी एनालिसिस हम अभी शाम को करवाएंगे, ठीक ना। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें, ठीक ना दोस्तों। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, लिखा आया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। क्या आया था दोस्तों कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न आया था कि मानव शरीर का जो सामान्य पीएच मान हो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक ना। जो थोड़ा क्षारीय होता है यह मान रक्त पीएच मान होता है, जो शरीर के उचित कामकाजों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और देखिए सामान्य सीमा जो इसकी क्या है, मानव रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। औसत पीएच, इस सीमा का औसत पीएच मान 7.40 होता है, ठीक ना। अम्लता एवं क्षारता तो यह थोड़ा क्षारीय होता है, लेकिन इस सीमा में बना रहता है, ठीक ना। महत्व क्या है इस शरीर में, देखिए पीएच मान का महत्व क्या है। देखिए आप लोग, शरीर इस संतुलन को बनाए रखता है। जो पीएच मान है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है ताकि कोशिकाएं और अंग ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो है हम पीएच मान और भी देख लेते हैं। सही, इसमें केवल दिया है कि इसमें शरीर का पीएच मान, तो फिर और भी पीएच मान आ सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। जो जल का पीएच मान है, तो जल का पीएच मान कितना होता है। जल का होता है 7, तो आप जानते ही हैं क्योंकि जल, ठीक ना। दूध का कितना होता है, दूध का होता है 6.4 होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। सिरके का कितना होता है, ठीक ना। तो सिरके का जो पीएच मान होता है वो होता है 3, क्योंकि ये क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। और देखिए नींबू का कितना होता है, तो नींबू का होता है दोस्तों, वो होता है 2.4, ठीक ना, 2.4। NaCl, तो आप NaCl का होता है 7, ठीक ना। शराब का कितना होता है, ठीक ना। शराब में एल्कोहल होता है तो उसका कितना होता है 2.8 होता है, 2.8, ठीक ना। और देख लीजिए मानव मूत्र का कितना होता है, ठीक ना, यूरिन जिसे कहते हैं, ठीक ना। तो ये कितना होता है, ये दोस्तों होता है 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, ठीक ना। ये 4.8 से, ठीक, 8.4 तक भी होता है, ठीक। और देखिए दोस्तों, अब देखिए जो लिख लिए थे वो ख़त्म हो गया। अगला देखते हैं और देख लेते हैं कि आंसू का कितना होता है, अश्रु का, ठीक ना, आंसू का। तो आंसू का जो होता है वो होता है 7.4, ठीक ना। और टमाटर का कितना होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 4.5, ठीक ना। और देख लेते हैं किसका, मानव लार का देख लेते हैं। तो जो मानव लार का है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक ना। तो चलिए इतने पीएच मान हो गया, तो आप इनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन जो आया दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आया वो था कि भीमगढ़ बांध से क्वेश्चन आया था। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं था, क्योंकि बच्चे जो बता नहीं पा रहे थे सही क्वेश्चन क्या है। आप ही बता रहे थे कि भीमगढ़ बांध से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि भीमगढ़ के सारे फैक्ट को जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, आप लोग थोड़ा देखिए क्या लिखा है कि भीमगढ़ बांध जिसे संजय सरोवर, ठीक ना, जिसे संजय सरोवर, अपर वैनगंगा
बांध के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक ना। यह बांध पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है और नौका विहार जैसी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है, ठीक ना। इसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक ना, और 1987 और 88 में इसका कार्य पूरा हो गया था, ठीक। स्थान कहाँ पर है ये विभिन्न, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर, वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में है, ठीक ना, पर स्थित है। विशेषता क्या है इसकी, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक ना, ऐसे भी आप देख लीजिए। और निर्माण इसका कब हुआ था, 1972 में हुआ था, और पूरा का वो 1987 और 88 के बीच में हुआ, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी बांध की कुल लंबाई जो है 3.87 किलोमीटर है, ठीक ना, लगभग 4 किलोमीटर के हेरफेर में, ठीक ना। और जिसमें से केवल 280 मीटर हिस्सा कंक्रीट का है, ठीक ना, 280 मीटर जो हिस्सा उसका कंक्रीट का है। गेट क्या है इसमें, पानी निकालने के लिए 10 गेट बनाए गए हैं। भारी बारिश के कारण इसे कुछ गेटों को खोलना पड़ता है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक ना। पर्यटन, यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, यह जहां पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था इंसुलिन से, अब शायद वैसे ही क्वेश्चन रहा होगा। तो आया था कि इंसुलिन बस इतने बता रहे थे कि इंसुलिन से आया था क्वेश्चन, तो शायद ऐसे आ रहा होगा, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग देख लीजिए। तो इंसुलिन की कमी से मुख्य रूप से मधुमेह रोग होता है, ठीक ना, डायबिटीज जिसे कहते हैं, जिसे शुगर भी आदमी तौर पर कहते हैं, गांव घर में इसको शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। जो कई प्रकार का होता है। इसके अलावा इसकी कमी या इंसुलिन प्रतिरोध अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे दिल के रोग, मोटापा, फैट और लीवर और पीओएस, ठीक ना, और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं, ठीक ना। इंसुलिन की कमी से होने वाले और मधुमेह जैसे यह सबसे सीधा और सामान्य परिणाम है जो रक्त शर्करा के स्तर को असामान्य रूप से बढ़ा देता है, ठीक ना, ये होता है। इसके लिए इंसुलिन का टीका लगवाया जाता है, ठीक ना, इसके इंजेक्शन आते हैं, उसको लगवाने से इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो फिर शुगर खत्म हो जाता है, ठीक ना। टाइप मधुमेह, देखिए जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अग्नाशय में इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाता है, ठीक ना। और टाइप 2, जब शरीर इंसुलिन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, इंसुलिन जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, समय के साथ अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ठीक ना। एलडी गुप्त स्वरक्षी मधुमेह टाइप 1 की तरह स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रिया लेकिन धीमी गति से होता है और अक्सर वयस्कों में पाया जाता है, ठीक ना। टाइप 3C मधुमेह, जब अग्नाशय को चोट पहुंचती है तो जैसे अग्नाशय जो है फिर इंसुलिन को स्टोर करना बंद कर देता है, तो ऐसे भी मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि जो है इंसुलिन जो है मधुमेह की अधिकता को यानी संतुलन बनाए रखता है, ठीक ना। एक प्रश्न जो दोस्तों आया वो आया था कि सर्वोदय योजना से, ठीक ना, ग्राम सर्वोदय योजना से आया था प्रश्न, तो आप लोग इसके बारे में देख लीजिए कि ग्राम सर्वोदय योजना संभवतः पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के एक घटक मॉडल और ग्राम पहल को संदर्भित करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में एक और ऊर्जा सक्षम मॉडल और गांव स्थापित करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ठीक ना। इसके अलावा प्रत्येक गांव को 1 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी बशर्ते गांव में 5000 से अधिक की आबादी हो, ठीक ना। ये विशेष राज्यों, लगभग 2000 राज्यों में, ठीक ना, लगभग विशेष राज्यों में जिसमें से 2000 गाँवों में, ठीक ना, ऐसे। अगला प्रश्न दोस्तों जो आया था वो ऐसा था कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी से सिंचाई नहीं होती, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में कई नदियां सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, जिनमें से बनास नदी है, ठीक ना, क्योंकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नदियां भी हो सकती हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, जैसे सप्तमुखी नदी है जिसका उद्गम ही मध्य प्रदेश में नहीं होता। बनास नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से होता है, ना कि मध्य प्रदेश से, ठीक ना। सप्तमुखी यह नदी भी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए कि आया था क्वेश्चन कि पीएम गति शक्ति योजना, ठीक ना, पीएम गति शक्ति योजना से प्रश्न आया था, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पीएम गति शक्ति एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भारत के बुनियादी ढांचे को विकास को गति देने के लिए
है, ठीक ना। यह योजना रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों और जलमार्गों जैसे 7 इंजनों के माध्यम से काम करती है, जिसका लक्ष्य एकीकृत और समन्वित योजना का निर्माण से लेजिस्लेटिव लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक ना। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी मंत्रालयों को एक साथ लाता है, ठीक ना, जिससे ये परियोजनाओं की योजना, समीक्षा और निगरानी आसान हो जाती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये था कि आईएमएफ की उप निदेशक भारतीय महिला कौन रही हैं। ये प्रश्न आया था, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिससे आईएमएफ की पहली भारतीय मूल की उप प्रबंध निदेशक जो है गीता गोपीनाथ हैं, ठीक ना। उन्होंने जनवरी 2022 से अगस्त 2025 तक यह पद संभाला और 2019 में भी आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हैं, ठीक। एक प्रश्न आया दोस्तों कि धमनी उर्स शुरू कब हुआ, या इससे प्रश्न आया था, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि धामोनी उर्स मध्य प्रदेश के सागर जिले के धामोनी स्थित मस्तान शाह वली की दरगाह पर अप्रैल मई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। हाल ही खबरों में पता चला है कि नौवे उर्स की तैयारी अक्टूबर 2025 के आसपास अपने अंतिम चरण में थी, ठीक ना। ये कब होता है, ये मेला प्रतिवर्ष अप्रैल मई के दौरान आयोजित होता है, ठीक ना। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित धामोनी, यहाँ होता है, ठीक ना। और देखिए कि महत उर्स सूफी संत मस्तान वली की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, ठीक। तैयारियां कब, अक्टूबर 2025 से प्राप्त हाल ही समाचारों में पता चला कि 9 तारीख से शुरू होने वाला उर्स की तैयारी चल रही है, ठीक। और आया था दोस्तों प्रश्न कि कौन सी धातु घुलनशील है। तो हाल ही कुछ धातु यौगिक जैसे कि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट कार्बोनेट पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा कुछ धातु ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, CO और सोडियम ऑक्साइड Na2O और पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक ना। तो अब ऑप्शन के हिसाब से उसमें लगाना था, तो आप ऑप्शन तो पता नहीं, तो ऐसे आप जितने घुलनशील हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ पर ऑप्शन में है तो आप ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना। अभी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आया था एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब अलग टाइप का मतलब थोड़ा सा मतलब परे क्वेश्चन बिहाइंड था, ठीक है। तो ये आया था कि मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC में आयोजित परीक्षा में सफल होने वाली अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है, ऐसे आया था, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत MPPSC परीक्षा में सफल होने वाले अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों की परीक्षा के विभिन्न चरणों में अलग अलग प्रोत्साहन राशि मिलती है। प्रारंभिक में परीक्षा 20,000, मुख्य परीक्षा में 30,000 और साक्षात परीक्षा उपरांत चयन होने पर 25,000 मिलती है, ठीक ना दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, आया था कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये आप लोग जो है 10th में ज़रूर पढ़े होंगे कि सूर्योदय जब होता है तो लाल रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त में भी लाल दिखाई देता है, ठीक ना। क्योंकि जो लाल रंग है वो प्रकीर्णित कम होता है, ठीक ना। सूर्य की किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल में जब एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जिससे वह हवा के कणों से टकराकर बिखर जाती है। नीले और बैगनी जैसे कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है और वायुमंडल में ही फैल जाता है। लाल और नारंगी जैसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले रंग कम प्रकीर्णित होते हैं और सीधे हमारी आंखों तक पहुँचते, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि और रंग जो है क्या होते हैं वो प्रकीर्णित होता है यानी सुबह यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो पृथ्वी और सूर्य से दूरी होती है वो डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो ज़्यादा होती है तो केवल वही रंग दूरी कर मतलब दूरी पहुंच पाती है जो प्रकीर्णित कम होता है। प्रकीर्णित कौन कम होता है, तो आपने पढ़ा होगा ना विबग्योर, ठीक ना। तो सबसे प्रकीर्णित कौन कम होता है, ये, ठीक ना। इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ठीक ना, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब अधिक दूरी तय करना पड़ना, ठीक ना। अब आइए थोड़ा
प्रकाश प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों तरंग दैर्ध्य से बना होता है। जब ये प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कण और धूल इसे स्कैटरिंग कर देते हैं, मतलब बिखेर देते हैं, ठीक ना दोस्तों। लाल और नीले रंग का अंतर देखिए कि लाल रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए कम बिखरता है, सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है। नीले और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक ना, इसलिए वायुमंडल से अधिक दूर तक बिखरता रहता है, ठीक ना। और देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रभाव, इन समयों पर सूर्य क्षितिज के पास होता है, प्रकाश वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरन पड़ता है, ठीक ना, जिससे नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता इसलिए, और लाल रंग की अधिक मात्रा हमारी आंखों तक पहुंचती इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है। देखिए कल यही प्रश्न आया था, बस वो प्रश्न दूसरी तरह था, ये पुराना नहीं पूछा था, आया था। देखिए यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यही कान्हा कल भी आया था, बस वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था, ठीक है। जिसका स्थापना 1955 में हुई थी। यह 940 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। और स्थापना 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक ना। इसका विस्तार ये लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। प्रोजेक्ट देखिए बाघों की आबादी को बचाने के लिए 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक। और देखिए वन्य जीव यहाँ पर बाघ है, तेंदुआ, हाथी और गौर है, जंगली कुत्ते और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लिखा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ, ठीक ना। क्या दोस्तों, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब हुई। तो हम आपको बताना है कि देखिए इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना 28 नवंबर 1968 को हुई थी। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक ना, 1956 की धारा 51 के तहत जारी की गई थी। यह एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था, ठीक ना। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 28 नवंबर 1968 को हुई। एक बार फिर ऐसे देख लेते हैं। और संवैधानिक आधार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 51 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापित करना है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन एक है कि मकर संक्रांति किस उद्देश्य से मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति जो है दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आया था। तो मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, मेन यही है इसका, ठीक ना। यानी मकर संक्रांति जो है सूर्य के मकर राशि के मतलब क्या होता है कि जब हमारा सूर्य जो है वो क्या होता है, देखिए आपको बताएं, हमारे यहाँ पर इतने धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से है, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक ना। ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक ना, समझ जाइएगा आप लोगों को दोस्तों। ये भूमध्य रेखा है, तो इससे 23.5 डिग्री ऊपर क्या होगा, कर्क रेखा, ठीक ना। ये क्या है, यहाँ पर होगी कर्क रेखा। नीचे 23.5 में क्या है, मकर रेखा है, ठीक ना। कहाँ पर, मकर रेखा। जब सूर्य पहले सीधा यहाँ पर पड़ा, मतलब जब सूर्य क्या होता है सीधे यहाँ पर तो रहता ही है। जब मतलब सूर्य जब पड़ता है तो कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ, ये ऐसे ही मतलब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। तो जब ये सूर्य की रोशनी सीधे यहाँ पर पड़ती है, इसके बाद जिसका यहाँ से मतलब यहाँ पर पड़ने लगती है और उसके बाद यहाँ पर जाने वाली होती है, तभी क्या मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्योंकि ये मकर रेखा को जैसे ही डाकता सूर्य तो क्या होता है, मकर संक्रांति होती है, ठीक नहीं वहाँ पर। तो ऐसे इसका कुछ, ठीक है ना। तो अब देखिए मनाई जाती है जो शुभ नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन के अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक के रूप से इसका उद्देश्य सूर्य अपने पुत्र ये शनिदेव, ठीक ना, ऐसे कुछ है, मिलन का उत्सव मनाया गया। तो आप इसको देख लेगा, ठीक ना दोस्तों। भारत के सबसे अधिक विद्युत कहाँ उत्पादित होती है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान आता है।
ये राष्ट्रतापीय जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी प्रश्न ऐसे कुछ आया था, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। गुजरात कुल बिजली उत्पादन में अग्रणी है और जो देश के लगभग 12.61% बिजली का उत्पादन करता है, ठीक ना। तो दोस्तों और भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उत्पादन क्षमता में दूसरे स्थान पर है और ये महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और कोयले पर आधारित इकाइयों की एक बड़ी क्षमता साथ एक प्रमुख उत्पादक है, ठीक ना। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, बिजली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तमिलनाडु, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं। अभी हम जो है जब सेकंड शिफ्ट हो जाएगी तो इनको दोनों को कंप्लीट एनालिसिस जो है हम शाम को इसको ज़रूर करवा देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक ना दोस्तों। अगर आप पेपर देने गए हैं तो अगर आप क्वेश्चन भेजना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, हम इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।